अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब, इसको मुख्तलिफ तनाजुर में हमने आज डिस्कस करना है, लेकिन कुछ ज़रा सियासी हलचल की भी बात कर लें। तो जनाब कल शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क जाने की इलाज के गर्ज से इजाज़त दी। इसको हमने भी डिस्कस किया, लेकिन ड्रामाई अंदाज में वो ना जा सके कल रात, क्योंकि जब वो इमिग्रेशन के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो FIA ने बैरून मुल्क जाने से शहबाज शरीफ साहब को रोक दिया। इमिग्रेशन हुकाम ने अदालती हुक्मनामा देखा, लेकिन बताया कि उनका जो सिस्टम है वो FIA हुकाम की तरफ से अपडेट नहीं हुआ हुआ, यानी शहबाज शरीफ साहब का जो ब्लैक लिस्ट से नाम हटाने से मुतल्लिक अहकामात है वो उनके सिस्टम में अभी तक अपडेट नहीं हुए। शहबाज शरीफ साहब का नाम अभी भी ब्लैक लिस्ट में आ रहा है, इसलिए वो बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दे सकते शहबाज शरीफ को। अब इसके ऊपर नेचुरली नून लीग के वहां पे जो ओहदेदारान खड़े थे उन्होंने एहतजाज भी किया। मरियम औरंगजेब थी, अताउल्लाह तारर थे। उन्होंने कहा है कि जी ये एक तो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है, दूसरी साजिश करार दी है इसको हुकूमत की। कहा है जी डिलेइंग टैक्टिक्स हैं और हुकूमत ने इसको इंतकामी चाल के तौर पर इस्तेमाल किया है। अपने एनालिस्ट से इसके ऊपर भी जरा उनका रद्द अमल लेंगे। साथ ही साथ शहजाद अकबर साहब वजीर आजम के मुआविन खुसूसी हैं बराए एहतसाब और दाखिला, वो मुख्तलिफ शोज में आए। फिर अब से कुछ देर पहले वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किए इसी मामले से मुतल्लिक, और उन्होंने बताया कि जी जब तक DG FIA इससे मुतल्लिक कोई हुक्म नहीं देते तब तक कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा DG FIA का इस्तेहकाक है, उनका इख्तियार है किसका नाम ब्लैक लिस्ट में डालना है, किसका निकालना है। अगर उनको दरख्वास्त दी जाती तो वो इस मामले पर आगे एक्शन लेते, उनकी हुआ। इसलिए साथ ही साथ वाज़ेह किया कि हुकूमत इस मामले में अब अदालती कार्रवाई का इख्तियार रखती है, इस्तेहकाक रखती है, आगे वो करेगी। जनाब हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूं है कि जो मुस्लिम लीग नून इल्ज़ाम लगा रही है कि तौहीन अदालत की गई है, ये इंतकामी कार्रवाई है हुकूमत की, तो क्या ये इल्जाम दुरुस्त हैं? क्या मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जायज़ है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, रसूल बख्श रईस साहब, महमद सरफराज साहिबा और बेनज़ीर शाह साहिबा हमारे साथ पैनल पर मौजूद है। इरशाद भट्टी साहब, हमने कल इसके ऊपर डिस्कशन की, लेकिन आपके तासुरात जानना चाहूंगी मैं ज़रा सबसे पहले, क्योंकि मुस्लिम लीग नून कह रही है जी जुल्फी बुखारी साहब का नाम तो ब्लैक लिस्ट से रातों रात हटा दिया गया था, अब शहबाज शरीफ साहब के केस में रोड़े क्यों अटकाए जा रहे हैं? पहली बात तो ये है मैडम शेख के रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए अर्ज़ है कि जिस तरह ये आज़म खान साहब ने इमरान खान साहब के हुक्म पर जुल्फी बुखारी साहब का नाम हटाया था, वो भी गलत था कि वो एयरपोर्ट पर इंतज़ार करते रहे, घंटे 2 घंटे 3 घंटे में उनका नाम हटा दिया गया। उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं बने थे जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो वो भी गलत था। अब आ जाएं इस सवाल पर कि अदालती हुक्म के बावजूद शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। शहबाज शरीफ को रोक कर शहजाद अकबर ने इमरान खान के हुक्म पर अमल किया मुस्लिम लीग। अच्छा, पहली बात तो यह मैडम शेख, चूंकि मैं कल नहीं आया था तो उसकी 30 सेकंड उस पर लूँगा कि मुझे अपनी अदालतों पर एतबार है, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। मुझे अपनी अदालतों का एहतराम है, मैं अपनी अदालतों के साथ हूं, जो फैसला भी मेरी अदालतें करती हैं मैं एंड पे कबूल कर लेता हूं। लेकिन चूंकि फैसला हो गया होता है, फैसले पर हर बंदे का हक हासिल है कि वो अपनी गुफ्तगू करे, उसको पसंद आए ना पसंद आए। इसलिए अदालतों से बसद अदब ये इस फैसले पर इसलिए मैं बात करना चाहता हूं कि ये लाहौर हाई कोर्ट में ही एक हुआ कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नवाज शरीफ साहब जो मुजरम थे उनको बाहर भिजवा दिया गया। ये लाहौर हाई कोर्ट में भी यही हुआ कि जमानती मचलके जमा ना करवाने के बावजूद जमानत में तोसी हुई शहबाज शरीफ साहब की। और ये लाहौर हाई कोर्ट में ही हुआ कि छुट्टी वाले दिन घर के बेसमेंट में हमजा शहबाज को जमानत मिली। और ये लाहौर हाई कोर्ट में ही हुआ कि सुबह दरखास्त जमानत दी मरियम नवाज ने और दोपहर को उनको जमानत मिल गई। क्या मैं पूछना ये चाहता हूं, क्या ऐसा रिलीफ यहाँ आवाम को भी मिलता है? मुझे ये सारे फैसले मंजूर हैं, ये मेरी अदालत के फैसले हैं, एहतराम के साथ मंजूर हैं, अदब के साथ मंजूर हैं, लेकिन क्या ये ऐसा रिलीफ मुझे मिलता है, मेरी आवाम को मिलता है, गरीबों को मिलता है, बेचेहरा लोगों को मिलता है, बेबसों को मिलता है, 22 करोड़ को मिलता है, 24 करोड़ को मिलता है, 23 करोड़ को मिलता है, 90% को मिलता है, 98% को मिलता है। कानून की नजर में सब बराबर हैं, ये मुझे कानून ने सिखाया है। और ये मुल्क सब का मुल्क है, ये मुझे इस आइन ने सिखाया है, बताया है। अगर कानून की नजर में सब बराबर हैं, आइन में सब बराबर हैं, तो ये कहां से आ गए लोग, ये कहां से आ गए लोग? नंबर 1। नंबर 2 आ जाए, दूसरी बात है कि शहबाज शरीफ साहब लंदन क्यों जा रहे हैं? इलाज के लिए जा रहे हैं बज़ाहिर,
भाई 3 दफा का वजीर आजम है, उसका डॉक्टर भी वहां है। ये राजा रंजीत सिंह के बाद सबसे ज्यादा शरीफ फैमिली ने पंजाब पर राज किया है। एक अस्पताल नहीं, एक डॉक्टर नहीं, एक बेड नहीं जहां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ लेट सकें। और हालांकि शहबाज शरीफ बताया करते थे यूरोपियन मॉडल के मैंने अस्पताल बना दिए हैं पंजाब में, अब सब यहां इलाज करवाएं, अपने इलाज बाहर। अब आ जाएं इस पर मैडम शेख। ठीक है कि 3 तासुर हैं इस बात के, इस सवाल के। पहला तासुर ये कि एक तो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है कि इनको जाने दिया जाए, 1 टाइम हुक्म है। FIA के ओहदेदार लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थे, टीवी पर भी चल गया था, लिहाजा सबको पता था कि उनको 1 टाइम दिया है। और उस दरखास्त में फ्लाइट नंबर और टिकट नंबर भी लिखा हुआ था, जिस शहबाज शरीफ साहब की जो दरखास्त थी, और अटेस्टेड दरखास्त थी, और अटेस्टेड दरखास्त पर कई दफा लोग जा चुके हैं बैरून मुल्क। इसलिए ये मुझे एक पहला तासुर जो है वो तौहीन अदालत लगता है कि ये अदालत की हुक्म अदूली की गई है। क्यों की गई है, इसके 2 आगे तासुर है। नंबर 1 कि हुकूमत के एक सुनी जा रही है कि चूंकि इनके पास टाइम नहीं था अपील में जाने का, और ये आगे संडे आ गया था, तो इन्होंने किसी बहाना बनाकर रोकना था। ये सुना जा रहा है, यानी कंफर्मेशन कोई भी नहीं दे रहा, लेकिन ये कि सुना जा रहा है कि ये इन्होंने रोका कि मंडे को अपील करेंगे और इस डिसीजन के अगेंस्ट जाएंगे। नंबर 3 क्या है कि एक अटेम्प्ट है ये सियासी तौर पर, यह भी सुना जा रहा है कि देखिए ये अदालतों ने भेजा था, हमने NRO नहीं दिया, हमने रोकने की फिर भी ये कोशिश की, अपने वोटर सपोर्टर का मोराल और खून गर्म रखने का बहाना रोका है, वरना इनको पता है कि वो मंडे को दोबारा दरखास्त देके चले जाएंगे, क्योंकि अदालत ने हुक्म दे दिया है, कह दिया है। मतलब हमने NRO नहीं दिया, आपको इसके पीछे लगता है कि हुकूमत डिले। ठीक है, अच्छा भट्टी साहब कल क्योंकि हमने इसके ऊपर गुफ्तगू की और बहुत से सवालात भी उठे, हम लोगों के जहनों में भी बहुत से सवालात थे, अब मौका भी है, दस्तूर भी और आप भी। तो एक सवाल कल उठा, नेहमल सरफराज ने ऑब्जर्वेशन दी कि जी कुछ तब्दीली तो पसे पर्दा हुई है, और वो क्या तब्दीली है, क्या कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, आप जरा इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं बेहतर। मैडम शेख, मुझे पता था आप मुझे किसी सौड़े खप्पे में फंसाएंगी, और यानी तंग गली में फंसाएंगी जहां से ना मैं लेफ्ट निकल सकूंगा ना राइट से निकल सकूंगा। तो बात बुनियादी तौर पे ये है कि जो सुना जा रहा है, कंफर्म नहीं, जो सुना जा रहा है, अब मैं अपनी कभी भी ऐसी मैं साजिश तो मानते ही नहीं हूं कि इतने बड़ी लेवल पे साजिश हो। सुना तो यह जा रहा है कि इतने बड़े लेवल पे हो रही है, बाहर का दबाव है, बाहर के मुल्कों का दबाव है, फलाना दबाव है, ये दबाव है, वो दबाव है। लेकिन मेरी अदालतें, मेरी इस्टेब्लिशमेंट, मेरी हुकूमत, मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के मामले पर एक सफ़े पे हो। लेकिन ये ज़रूर ठीक बात है कि पीछे ना पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है। शहबाज शरीफ की ज़मानत, नवाज शरीफ साहब का ज़रा बैकफुट पे आना, मरियम नवाज साहबा का सॉफ्ट होना, और हमजा शहबाज का बाहर आना, और फिर जो सारी ये बातें सुनाई जा रही हैं, और ये मुलाकातें, आपने सिर्फ इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि शहबाज शरीफ बाहर निकले, यूके हाई कमिश्नर ने मुलाकात की, चीनी सफीर ने मुलाकात की, अमेरिकी एहलकार ने मुलाकात की, ये तीनों किसी मामले पर मुत्तफिक नहीं होते, तीनों मुल्क। ये भी बता दें आपका अंदाजा क्या कहता है, अंडरस्टैंडिंग किस किस्म की अंडरस्टैंडिंग हुई है? ठीक है, आप जब कह रहे हैं आपको लगता है अंडरस्टैंडिंग हुई है, किस किस्म की अंडरस्टैंडिंग हुई है, ये भी बता दें मैं जल्दी से। मेरा ख्याल है कि माहौल बेहतर करने के लिए, चीज़ों को थोड़ा सा पीछे लाने के लिए, पोलराइजेशन कम करने के लिए, अब आगे देखिए बातचीत करने के लिए, टेबल पे बैठने के लिए, ये सुनी सुनाई बातें हैं, इस कोई माहौल बेहतर करने के लिए, टेबल पे बैठने के लिए आपको लगता है ठीक है एंडिंग हुई है, लेकिन आपको ये लग रहा है। एक हमारे पैनल में शख्स हैं जिन्होंने कल भी ये कहा था कि जी उनको तो मुश्किल लग रहा है, देखते हैं शहबाज शरीफ साहब जाते हैं नहीं जाते, उनकी कही सच हो गई है। उनका तज्जिया जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। शहबाज शरीफ साहब को कि उनको अदालत की तरफ से इजाजत मिली बैरून मुल्क जाने की, लेकिन गुज़श्ता रात नहीं जा सके क्योंकि बताया गया FIA हुकाम की तरफ से, इमिग्रेशन हुकाम की तरफ से कि FIA का जो इमिग्रेशन का सिस्टम था वो अपडेटेड नहीं था, यानी उनका नाम ब्लैक लिस्ट से नहीं निकाला गया था। तो इस वजह से वो यहीं पर हैं, और उसके बाद छुट्टियां आ गई हैं अब 2 दिन की, तो 2 दिन तक तो उनको जाना अभी मुमकिन नहीं है। मजहर अब्बास साहब, कल आपने भी इसी खदशे का इजहार किया था कि शायद वो ना जा सके। भट्टी साहब कहते हैं डिलेइंग टैक्टिक्स की बू आ रही है इससे, आप किस तरह से देखते हैं इसको? FIA के हुकाम भी मौजूद थे, ये जमा खातिर भी रखें अदालत में कल।
देखिए, क्योंकि हमारा सिस्टम ही अपडेट नहीं है, लिहाजा FIA का सिस्टम भी अपडेट नहीं था, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आपको डिले करना चाहें तो आप बहुत आराम से डिले कर सकते हैं। अच्छा, चूंकि आपका रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस हो तो आपको ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। एक मरतबा एक इंडियन जासूस सरबजीत सिंह को रिहा करने की खबरें चल गई थी, पाकिस्तान इंडिया में टेंशन हो गई थी, फॉरेन ऑफिस तक इन्वॉल्व हो गया था। एक इंडियन चैनल ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप उसको, क्योंकि हम सरबजीत नहीं, हम सरजीत सिंह का नाम ले रहे थे और सरजीत सिंह पे बड़े सीरियस चार्जेस थे, तो किसी ने फ़ोन करके पूछा इंडियन चैनल ने मुझसे कि आपको क्या लगता है। मैंने कहा मुझे मुमकिन नहीं लगता, इसलिए कि उनके ऊपर प्राइवेट कंप्लेंट्स फाइल हैं और प्राइवेट कंप्लेंट को स्टेट विड्रॉ नहीं कर सकती जब तक प्राइवेट कंप्लेनेंट विड्रॉ ना करे उसमें। और फिर नेक्स्ट डे ऐसा ही हुआ और माशाल्लाह पूरे वक्त में किसी ने इस चीज़ को बेसिक, अगर किसी भी कोर्ट रिपोर्टर से पूछ लेते तो सर, लेकिन जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, आज भी भट्टी साहब ने कुछ हद तक उसकी तौसीक की है कि अगर अंडरस्टैंडिंग थी या सिस्टम अपडेट हो गया था, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था, तो फिर ये क्या आपको लगता है कि हुकूमत अपने तही ये जो सब कुछ किया गया वो हो रहा है? अलीना, एक बड़ा बेसिक, जब किसी की रिहाई का हुक्म होता है ना, कोर्ट ऑर्डर करती है रिहा का, तो जब तक वो जेल हुक्काम को वो ऑर्डर्स इन राइटिंग नहीं पहुंचे वो रिलीज ऑर्डर नहीं जारी करते। तो अभी उन्होंने ये चेक किया उनके पास क्या FIA के पास वो ऑर्डर्स पहुंचे थे। अगर ऑर्डर पहुंचे थे और उन्होंने उन ऑर्डर्स को रिसीव किया तो चाहे वो अपडेट हुआ हो या नहीं हुआ हो उनको भेज देना चाहिए था। अगर उनके पास वो ऑर्डर नहीं पहुंचे और उन्होंने वो ऑर्डर रिसीव नहीं किया तो फिर मेरा ख्याल है FIA जस्टिफाइड होगी ये कहने में कि जी हमें तो वो चीज़ अपडेट नहीं हुई। तो असल चीज़ ये कि FIA का वो ऑर्डर, अब ये चाहे मरियम नवाज साहिबा के वकला वो ऑर्डर लेकर FIA के पास पहुंचे हो, उन्हें रिसीव कराया हो या डायरेक्टली कोर्ट से गया हो, तो ये क्योंकि चंद घंटे का मसला है। बाकी कभी कभी शहबाज हो सकता है कि शहबाज परवाज करने के बाद सिचुएशन में काबिल नहीं होते, देर से परवाज करते हैं, तो इसलिए ये ऐन मुमकिन है कि शहबाज ने परवाज नहीं की। लेकिन क्या ये मुस्तकिल बुनियादों पर होगा? कंटेम्प्ट की वो फाइल कर सकते हैं, लेकिन कंटेम्प्ट में भी यही क्वेश्चन आएगा बुनियादी तौर पे कि वो ऑर्डर जो कोर्ट का ऑर्डर था वो FIA को मौसूल हुआ है या नहीं हुआ। और बाकी DG FIA फवाद चौधरी साहब के ट्वीट के मैं नहीं मानता, क्योंकि DG FIA को एक टेलीफोन जाना ही काफ़ी होता है, तो सिस्टम को ऊपर नीचे करने में कोई मसला नहीं होता। लेकिन इम्पॉर्टेंट कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि वो ऑर्डर उनको रिसीव हुआ है, FIA को नहीं हुआ। रिसीव हुआ है तो फिर वो नहीं रोक सकते। मतलब खाली अदालती फैसला या हुक्मनामा दिखाने से कुछ नहीं, FIA को, ठीक है, FIA के सिस्टम में आपने अपडेट करवाना था या उसको रजिस्टर करवाना था। ठीक है, बेनज़ीर शाह साहिबा आपकी तरफ लेके आना चाहती हूँ। एक तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा, वकला से यकीनन आपकी अगर बात हुई है तो, कि क्या आपको लगता है कि तौहीन अदालत है या सिर्फ हुक्मनामा काफ़ी था, उससे जा सकते थे? दूसरा है, भट्टी साहब ने कहा है कि जी उनकी इत्तलात के मुताबिक कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है। अब कल हम इसके ऊपर भी बात कर रहे थे, तो क्या ये मजाक नहीं है हमारे साथ कि एक शख्स जिसके बारे में हम देखते हैं कितनी इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, फिर बोला जाता है कि जी ये करप्ट हैं, इनके खिलाफ हम जंग कर रहे हैं, हमारा पूरा नैरेटिव इसके पीछे है, और फिर एकदम से हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और सब कुछ वर्कआउट करने शुरू हो जाता है, तो हम किस चीज़ पे बिलीव करें फिर? अच्छा, पहली बात तो अलीना कि जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा शहजाद अकबर साहब के बारे में, उसी किस्म की कुछ बात फवाद चौधरी साहब ने रात को नया पाकिस्तान में भी कही, जिसमें उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर साहब इस केस के साथ जुड़े हुए हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे जो भी लीगल कोर्स होगा कि उनको बाहर ना जाने दें शहबाज शरीफ साहब को। अच्छा, उनको रोका क्यों गया? क्योंकि इस पर भी काफ़ी बहस हो रही है। अच्छा, कोर्ट का अगर आप ऑर्डर पढ़ें तो बड़ा क्लियरली उसमें लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL पे तो नहीं है, ब्लैक लिस्ट में है, लेकिन वो फिर भी बाहर जा सकते हैं वन टाइम के लिए इस तारीख से लेकर इस तारीख तक। अच्छा, और ये ऑर्डर अदालत में पढ़ के सुनाया गया जहाँ पे FIA के अफसरान मौजूद थे, और इस ऑर्डर को अगर आप पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है, उनके नाम भी लिखे हुए हैं जो वहाँ पे लाहौर के ऑफिस से FIA के वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने ये बैठ के पढ़ा गया। अच्छा, दूसरा इशू ये है कि क्या रिक्वेस्ट जानी चाहिए DG FIA को या नहीं। इस पे मेरी कुछ लॉयर से बात हुई और वो कहते हैं कि देखें,
ECL کا ایک پروسیس ہے, کیونکہ ECL کی ایک قانونی حیثیت ہے جہاں پہ آپ کو ایک پروسیس ہوتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب کا جب نام نکالنا تھا ECL سے تو شہباز شریف صاحب نے ریکویسٹ بھیجی, پھر وہ ریکویسٹ اپروو ہوئی, پھر ان کا نام نکلا اور وہ پھر گئے. کیونکہ بلیک لسٹ کے کا کوئی اتنی کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں کہ کس قانون کے تحت یہ کام کرتا ہے, بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ اللیگل ہے, تو اس کے پروسیجر کا بھی نہیں پتا کہ پروسیجر کیا ہے. اور جیسے آپ نے بھی ابھی یہاں پہ ایک ایگزامپل دیا کہ زلفی بخاری صاحب کے کیس میں انٹیریئر سیکرٹری نے نوٹس لیا, انٹیریئر سیکرٹری نے 3 گھنٹوں میں نام نکال دیا اور 6 دن کے لیے ان کو اجازت ملی ملک سے باہر جانے کے لیے جب وہ سعودی عربیہ جا رہے تھے وزیر اعظم کے ساتھ. تو ایک پروسیجر کے بارے میں ایک کنفیوژن ہے. تیسری چیز جو ہم سننے کو اب آ رہے ہیں, جو میں آج ڈان کی رپورٹ میں پڑھی تھی, وہ یہ تھا کہ ان کا نام ایک اور لسٹ میں ہے جس کا نام ہے پرسن ناٹ ان لسٹ. اچھا اگر یہ, اچھا مجھے تو ویسے میں نے کبھی اس لسٹ, ایسی کوئی لسٹ کا نام نہیں سنا کہ پرسن ان لسٹ بھی ہے لیکن پرسن ناٹ ان لسٹ بھی ہے. لیکن اگر یہ لسٹ ہے بھی تو یہاں پہ پھر سوال یہ بنتا ہے کہ کل آپ نے عدالت میں کیوں نہیں بتایا کہ صرف بلیک لسٹ پہ نہیں, ECL پہ نہیں, پرسن ناٹ ان لسٹ میں بھی شہباز شریف صاحب کا نام ہے. تو یہاں پہ دیکھیں پروسیجر ہم جیسے مرضی دیکھیں, پروسیجر ایسے دیکھیں یا ویسے دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ کورٹ کا اب آرڈر آ گیا ہے اور FIA کے آفیشلز کی ذمہ داری تھی جو افسران وہاں موجود تھے کہ اسی وقت وہ سسٹم کو اپ ڈیٹ کرتے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے, تجزیہ کاروں کی رائے جانتے ہیں اس کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید جی. محمل, آپ کا تجزیہ جاننا چاہیں گے. نون لیگ اس کو کہہ رہی ہے کہ جی حکومت کا ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے یا ایک طرح سے کہیں انتقامی چال ہے. کیا آپ کو درست لگتا ہے نون لیگ کا الزام؟ دیکھیے لینا, بالکل ڈیلینگ ٹیکٹکس تو ہیں. وہ کل ہم نے شہزاد اکبر صاحب کو بھی ٹی وی چینلز پہ دیکھا تھا, پھر فواد چودھری صاحب کی ٹویٹ بھی تھی, انہوں نے بھی شوز پہ بھی کہا اور آج بھی ان کی جو ٹویٹ ہے, لگ تو بالکل یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہی رہے ہیں. کیونکہ جب کورٹ ایک ون ٹائم پرمیشن دے چکی ہے تو پھر اس کو وہ کتنی دیر تک روک سکتے ہیں یہ اس چیز کو؟ ظاہری بات ہے زیادہ دیر تک نہیں روک سکتے. اصل چیز یہ ہے لینا کہ کیا وجہ ہوئی کہ جو ہے وہ حکومت اس طریقے سے ڈیلینگ ٹیکٹکس کا استعمال کر رہی ہے. ایک تو جو بھٹی صاحب نے ریزن کہا کہ ظاہری بات ہے ان کو اپنے ووٹر سپورٹرز کو بھی دکھانا ہے کہ ہم کوئی NRO نہیں دے رہے یا ہم نے روکنے کی کوشش کی تھی. لیکن دوسری چیز جو کل ہم نے ڈسکس کی تھی کہ کیونکہ ایک کیا میسج وہ لے کر جا رہے ہیں, کیا کوئی آپشن ہے الیکشن کی بات, باقی چیزیں, تو اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا, یہ بھٹی صاحب آپ کو زیادہ بہتر وہ پتہ نہیں شاید بتانا چاہیں گے کہ نہیں, لیکن ان سے آپ ضرور پوچھے گا کہ جو بیل کا معاملہ ہوا تھا شہباز صاحب کی, اس کے اندر کیا ہوا تھا. اس کے اندر سیم پیج کے اندر کچھ ایشوز نظر آئے تھے ان معاملات کے اندر. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر بھی ان معاملات کے اوپر جو ہے نا وہ ایک ٹیکنیکلٹی کا بہانہ بنا کر سیم پیج کے ایشو کے اوپر, میرے خیال میں سیم پیج نہیں ہے اس چیز میں, حکومت جو ہے وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کر رہی ہے. حالانکہ ایک آرڈر آ چکا ہے. اس میں غریدہ فاروقی صاحبہ کے طرف میں جاتے رہتے, انہوں نے کالم میں ایک بڑی اچھی لائن لکھی. انہوں نے کہا کہ شہباز کی لندن کی عارضی پرواز کو تو حکومت شاید روک بھی لے مگر ان کی طویل پرواز کے آگے بند نہ باندھ سکے گی. تو بیسکلی بات وہی ہے کہ جو ایک چیز معاملات طے ہو گئے ہیں, ہو چکے ہیں, جو سم تھنگ جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ کچھ تو بدلا ہے, تو وہ جو بدلا ہے اس کی وجہ سے حکومت جو مرضی کر لے کچھ دن تک ہی روک سکے. وہ بھٹی صاحب نے ہمیں بتا بھی دی ہے. لیکن محمل, اس کے اوپر میرا سوال یہی ہے, کیا وزیر اعظم جو نظام انصاف سے اتنے مایوس نظر آ رہے تھے, کیا وہ مایوسی اسی لیے ہے؟ کیا یہ ہمارے ساتھ مذاق نہیں ہے کہ پھر اس طرح سے سب کچھ انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں اور ہم منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں؟ میں ذرا رسول بخش علی صاحب کا کامنٹ لے لوں فائنل, اس کے بعد میں آپ کے پاس آتی ہوں. جی رسول بخش صاحب. میرا خیال ہے آپ نے جو بات کہی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں. عمران خان صاحب کے حوالے سے حکومت جو حالیہ دنوں اور ہفتوں اور مہینوں میں عدالتوں سے فیصلے آئے ہیں اس سے کوئی خوش نظر نہیں آ رہی, اور کافی تحفظات ہیں حکومت کو. اور یہ نہیں ہے کہ وہ توہین عدالت کرنا چاہتے ہیں, اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی تصادم یا مزاحمت کی پالیسی اختیار کرنا چاہتے ہیں, لیکن جہاں انہیں موقع ملے گا وہ اس قسم کی کارروائیاں ضرور کریں گے جس سے کہ تاثر پیدا ہو کہ وہ خوش نہیں ہے. اور یہاں پہ اس میں 3 فریقوں کو ذہن میں رکھیں. تاثر کا ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاں, ایک فریق تو آپ کی حکومت ہے, اور حکومت وہاں پہ کھڑی ہے جہاں پہ پہلے کھڑی تھی. جہاں تک کہ
जरदारी साहब का ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, या इन दो पार्टियों और उनकी करप्शन का ताल्लुक है, उनका बयानिया, उनका हल्के, उनकी हिमायत वहीं पे है। दूसरा है अदालतें, जो फैसले मैं समझता हूँ कि इंसाफ के फैसले हैं और जल्दी इंसाफ मिल रहा है लाहौर की अदालतों से, तो वो एक अलहदा एक चीज़ है जिसको जहन में रखना चाहिए कि आखिर जिस तरह से भट्टी साहब कह रहे थे कि आखिर कुछ लोगों को वो क्यों इतना जल्दी और सस्ता इंसाफ मिल रहा है जो आपको और हमें नहीं मिल रहा, तो ये भी आप जहन में रखें। और तीसरा फरीक वो है जो महमल ने भी बात की कि कुछ ऐसे सियासी इदारे हैं जिनकी सोच इन मामलात के बारे में ज़रा मुख्तलिफ नज़र आती है, और खान साहब और उनकी हुकूमत उन मामलात में उनसे कम अज़ कम सीख तो नहीं हरा रही, लेकिन ये है कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात वहाँ पे वो ज़ाहिर कर रही हैं कि नहीं हमारी पॉलिसी ये है, या कम अज़ कम ये है कि उन्होंने अपने सारे पत्ते खोल के उनके सामने नहीं रखे कि अगर ये होगा तो हमारा रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है। तो अगर ये तीन मुख्तलिफ इदारों को देखें और उनके जो मौजूदा या आने वाले सियासी निज़ाम में जो उनकी शराकत दारी है या उनके मफादात हैं या उनकी सोच और फिक्र है, उसके तनाज़ुर में देखें तो ये मुझे समझ आता है कि हुकूमत अपना गुस्सा या अपना गम या अपनी रंजीदगी वो शो करना चाहती है, डिले करना चाहती है, तासुर ये पैदा करना चाहती है कि वो इस अदालती फैसले से खुश नहीं है, क्या हमेशा के लिए उनको रोक देंगी? तासुर ये पैदा करना चाहती है कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन अदालती फैसलों से वो खुश नहीं है। मज़हर अब्बास साहब, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? साथ ही साथ ये भी फरमा दीजिएगा, अब जब नहीं जा सके शहबाज शरीफ और महमल ये समझती हैं कि शायद सेम पेज पर भी नहीं है हुकूमत और दीगर फरीकैन इस मामले पर, तो क्या कुछ हुकूमत के लिए मुश्किलात भी खड़ी हो सकती हैं अब आने वाले दिनों में, और मतलब क्या होगा इसका शहबाज शरीफ और अंडरस्टैंडिंग के लिए? देखिए, अगर नहीं जा सके तो वो उस्मान बुज़दार के साथ अफ्तार करेंगे, लेकिन दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिस तरह अपना बेनज़ीर कह रही थी, अगर FIA के लोग वहाँ मौजूद थे तब भी जब तक रिटन ऑर्डर जो है वो उनको नहीं मिलेगा या वो नहीं रिसीव करेंगे, या जब तक उस एयरपोर्ट वालों को, इमिग्रेशन वालों को वो नहीं मिलेगा, वो नाम नहीं निकाला जा सकता। ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ये अगर आप खेलना चाहें तो खेल सकते हैं, और वरना अगर हिदायत ये होती है कि निकाल लिया जाए तो निकाल लेंगे। असल चीज़ मुझे लगती है कि इस वक्त हुकूमत और इदारों के दरमियान दो सोच का टकराव है। एक सोच ये है कि जी मामलात को सेटल डाउन किया जाए, लोकी में किया जाए, टेंशन बढ़ाई नहीं जाए, सूरत हाल ख़राब है। एक सोच ये है कि कम वॉट में इनको कोई रिलीफ ना दिया जाए। अब ये जो दोनों टकराव, ये सोचों के टकराव हैं, यही लगता है कि इस वक्त जो है अपनी जो है वो टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। कहीं रिलीफ मिलता है और कहीं उसके राह में रुकावट खड़ी हो जाती है। आपको याद है कि जब शहबाज शरीफ वापस आए थे तो वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे सिचुएशन के मुताबिक, लेकिन फिर वो जेल चले गए। अभी भी सूरत हाल ये है कि देखते हैं कि कौन सी सोच प्रिवेल करती है। तो ये दो सोच, कौन सी सोच प्रिवेल करती है? ठीक है, इस वक्त ये दो सोच पर मैं जरा भट्टी साहब का इसके ऊपर जल्दी से कमेंट दे लूं, फिर मुझे क्लोज करना है। भट्टी साहब। जी मैडम शेख। भट्टी साहब कुछ कहना चाहेंगे दो सोच के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूंगा। दो कौमी नजरिया होता था, अब दो सोच है। भट्टी साहब कुछ नहीं कहना चाहेंगे? जबरदस्त, भट्टी साहब की खामोशी में ही हम मतलब ढूंढ ले सारा। बेनज़ीर शाह साहबा, क्लोजिंग से पहले जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, मज़हर अब्बास साहब उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं और कहते हैं कि जी तरीक़ाकार फॉलो होना चाहिए, तहरीरी हुक्मनामा जब तक नहीं मिलता FIA को तब तक यकीनन वो लिस्ट से नाम नहीं निकाल सकते। आपकी वकला से बात हुई है, वो इसके ऊपर क्या कहते हैं? तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, क्या होगी, किसके खिलाफ होगी? देखिए अलीना, प्रोसीजर कहाँ लिखा हुआ है, मसला तो ये है। और जिन लॉयर से मेरी बात हुई है वो ये कहते हैं कि ये प्रोसीजर ब्लैक लिस्ट का लिखा हुआ कहाँ है कि ये प्रोसीजर है, आपने इधर रिक्वेस्ट के भेजनी है, इनको रिक्वेस्ट जाएगी। ECL में तो बड़ा क्लियर है कि यहाँ पे जाएगी रिक्वेस्ट और वो करेंगे। अच्छा, एक छोटी सी मैं चीज़ यहाँ पे सिर्फ कहना चाहूंगी, क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं और यहाँ पे बात हो रही है कि किसी और इदारे के साथ शायद अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं याद दिलाना चाहूंगी कि मरियम नवाज शरीफ ने जब एक इंटरव्यू दिया था कुछ महीने पहले,
تو انہوں نے کہا تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے بھی جب بات ہوگی تو سب کے سامنے ہوگی. تو یہ ٹرانسپیرنسی ہوگی، ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہوگی. مسلم لیگ نون کو ہمیں یاد دلانی چاہیے کہ یہ بلیک چینل بیہائنڈ کلوز ڈور، یہ جو بات چیت، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ بہت یہ اچھی آپ سب کے نشاندہی کی ہے سامنے. بے نظیر نے. یہ وعدہ ہونا چاہیے، سب کو یہ وعدہ یاد دلانا چاہیے. اور جہاں تک بلیک لسٹ کا نام سوال ہے جی، ہمارے تجزیہ کار اس سے متعلق یہ رائے رکھتے ہیں سبھی تقریباً کہ شہباز شریف کو گزشتہ رات جانے نہ دینا، اس میں جو نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ انتقامی کارروائی ہے، ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں، اس کا تاثر ملتا ہے. لیکن بلیک لسٹ کے پروسیجر سے متعلق ہمارے دو اینالسٹ ہیں، مختلف آراء پائی جاتی ہیں. مظہر عباس صاحب کہتے ہیں جب تک لکھت پڑھت میں FIA تک یہ حکم نامہ نہیں پہنچایا جاتا، ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس کے تحت کارروائی ہونی چاہیے، تب تک بجا ہیں امیگریشن حکام. لیکن بے نظیر شاہ صاحبہ کہتی ہیں، ان کی وکلا سے بات ہوئی ہے اور وکلا کا یہ سٹانس ہے کہ جی بلیک لسٹ کا تو کوئی پروسیجر ہی نہیں ہے، کچھ وضع ہی نہیں ہوا تو پھر کس پروسیجر کو فالو کرے. جناب اجازت چاہیں گے، ملاقات ہوگی آپ سے دوبارہ پیر کو. اللہ حافظ.